NAS ड्राइव मतलब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज ड्राइव या फिर NAS डिवाइसेस, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। आजकल काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप रखने के लिए, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ऐसे ही अपने एक नए डिवाइस की, साइनोलॉजी का DS418। सो ये 4 बे डिस्क ड्राइव है, 418 से आप समझ ही रहे हो। मेरे पास ऑलरेडी 2 डिस्क ड्राइव का स्टोरेज था पहले, अब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, 4 ड्राइव पर मैं जा रहा हूँ। बट इसके अंदर भी क्या है कि आपके जो रेड टाइप्स हैं आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास जो है हार्ड ड्राइव है मेरी 4, ये 4 हार्ड ड्राइव हैं 4 टेराबाइट ईच, ये जो मैंने मंगाई हैं। इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। ये जो हार्ड ड्राइव है जो मैं इसमें लगाने वाला हूँ इस डिवाइस के अंदर, सीगेट की आयरन वोल्फ हार्ड ड्राइव है जो कि मैं अपने नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस में NAS ड्राइव में लगाने वाला हूँ। ये मैं 4 TB की 4 लगाने वाला हूँ, तो मैंने ये ली है। ये आयरन वोल्फ सीरीज़ है। सीगेट के बारे में मैं आपको बता दूं तो सीगेट की 4 तरह की ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि एक बैराकूडा जो सबसे पॉपुलर है। बैराकूडा जो ड्राइव्स हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर्स की स्टोरेज के लिए, और सबसे चीपर जो ऑल्टरनेटिव है वो है उसको हम इसमें NAS ड्राइव में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसके लिए बनी ही नहीं है। इसके बाद आती है आयरन वोल्फ सीरीज़, जो कि ये है आयरन वोल्फ। ये NAS ड्राइव्स की स्टोरेज के लिए है। इसके अंदर इसके अपने वाइब्रेशन सेंसर्स होते हैं, इसके अंदर काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है, अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं जो कि आपके डाटा को सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। बैकअप और रिस्टोरेशन ऑप्शंस, अगर ये ख़राब भी हो जाए हार्ड ड्राइव तो रिस्टोरेशन के ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। तो ये आयरन वोल्फ सीरीज़ है। इसी की जो नेक्स्ट होती है वो है आयरन वोल्फ प्रो सीरीज़। तो जो आयरन वोल्फ प्रो सीरीज़ है, प्रो सीरीज़ के अंदर फ़ायदा ये रहता है कि वो जब बड़े एरेज हो जाते हैं, जैसे एक ही आपको नेटवर्क अटैच स्टोरेज बनानी है जिसके अंदर की 8 से ऊपर हार्ड ड्राइव्स हैं या 16 हार्ड ड्राइव्स हैं, तो ऐसे बड़े एरेज होते हैं जिनके अंदर हार्ड ड्राइव्स को आपस में कम्युनिकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके अंदर आयरन वोल्फ प्रो सीरीज़ जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। जो लास्ट इसके बाद आती है एक्सो जो सीरीज़ है इसकी, जो एक्सो सीरीज़ है वो मेनली डाटा सेंटर्स के काम आती है। जो ये हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो स्पेसिफिकली बहुत हाई रीड राइट स्पीड्स होती हैं उनकी, और बहुत ज़्यादा मतलब डाटा को जल्दी जल्दी स्टोर करने में और जल्दी जल्दी रीड करने में काम आती हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ होती है, उसे हम कहते हैं स्काईहॉक सीरीज़। स्काईहॉक सीरीज़ बेसिकली सर्विलेंस के लिए काम आते हैं। ये जो हार्ड डिस्क बनी होती है स्पेसिफिकली सिर्फ सर्विलेंस के लिए ही बनी होती है। जो सर्विलेंस डिवाइसेस होते हैं, कैमराज होते हैं, DVR डिवाइसेस होते हैं, उन्हीं के लिए बनी होते हैं, तो उसको स्काईहॉक सीरीज़ बोलते हैं। ये सीगेट की जो सीरीज़ हैं। तो ये मेरी 4 हार्ड ड्राइव्स, 4 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव है, तो टोटल ये 16 टेराबाइट है। बट मैं इसको एरे को ऐसे ही बनाने वाला हूँ कि 2 और 2 होंगी, मतलब कॉपी हो जाएगा डाटा जो 2 पर रहेगा। तो टोटल मैं 8 टेराबाइट का अपना नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस सेटअप करने वाला हूँ। तो मेरे पास है मेरा ये साइनोलॉजी डिस्क स्टेशन का बॉक्स। अब इसमें देखते हैं अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये पावर केबल, इसके बाद इसके अंदर है 2 लैन वायर्स, और ये केंजिंगटन की है। केंजिंगटन की मतलब जो ड्राइव्स को लॉक करने के काम आएगी। फिर मेरे पास है ये पावर अडेप्टर, इसके अंदर ही मैं वायर को रख देता हूँ। इसके अलावा ये है मेरे पास मेरा 4 बे DS418, ये रहा मेरा, ये है मेरा साइनोलॉजी का डिवाइस। अब इसके अंदर ये जो है जितनी मेरे, ये देखो यहाँ पर ड्राइव्स फिट होंगी। इसको ऐसे लॉक खुलेगा, यहाँ पर हार्ड ड्राइव फिट करने के बाद फिर मैं इसे ऐसे बंद करूँगा। इस हार्ड डिस्क को इस एंटी स्टैटिक कवर से निकालूंगा। ये एंटी स्टैटिक कवर होता है क्योंकि अंदर सारा मैग्नेटिक है, और ये है जो स्टैटिक करंट से दूर रखता है उसको, हार्ड डिस्क को। तो मैं इसे ओपन करूँगा हार्ड डिस्क को। अब इसे बॉक्स के अंदर से निकालूंगा, इसका जो बे है इसकी, और इसे निकालने के बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है साइड में, इसको ऐसे खोलूँगा। तो मैं पहले ये चेक कर लूँगा कि इसका जो पोर्ट है ये अंदर किस डायरेक्शन में है। तो वो मैंने देख लिया है,
तो इस हार्ड ड्राइव को मैंने इसके अंदर फिट किया। फिट मैंने ऐसे किया, जैसे आप निकालोगे इसे तो आपको अंदर ये चेक करना है कि जो ये पोर्ट लगेंगे अंदर वो किस डायरेक्शन में है, तो उसी के हिसाब से आपको हार्ड ड्राइव को फिट करना है। बेसिकली ये भी ध्यान रखना जब आप फिट करोगे तो ये जो स्क्रूज़ हैं ऑब्वियसली इसके स्क्रूज़ के साथ पैरेलली मैच होने चाहिए, जो कि नीचे की साइड थे। तो इस हार्ड ड्राइव को मैंने इसके अंदर फिट किया। उसके अंदर फिट करने के बाद मुझे इन लॉक्स को वापस लगा देना, इसके अंदर फिट कर देना। तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा लॉक को, ये इसका लॉक लग गया। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी एक इधर और एक इधर, ये दोनों लॉक ऐसे लग गए। जब ये फिट हो जाएंगे अब मुझे इस हार्ड ड्राइव को इसके अंदर फिट करना है। तो मैं पहली हार्ड ड्राइव मेरी यहाँ पर फिट हो गई। ये जैसे अंदर जाएगी मुझे फील हो जाएगा कि हाँ लॉक हो गई है, वो अंदर लग गई है। तो हार्ड ड्राइव मेरी अंदर लग चुकी है। इसी तरह से अब मैं सेकेंड ड्राइव के सबसे पहले साइड से ये लॉक्स खोलूँगा। अब हार्ड ड्राइव को इसके अंदर रखूँगा। तो इसको लॉक को लगाने के लिए ये की है, इस की को आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे और ऐसे रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज। अब मैं अगर इसे ओपन करूँगा तो ये होगा नहीं। अब मैं लगाऊंगा इसके साथ इसकी पावर कोड और ये मेरा अडेप्टर। तो पावर केबल को निकालता हूँ। ये आपके यहाँ पे अलग तरह की आएगी क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलियन प्लग है तो इस तरह की है, वरना आपके वहाँ पे अलग तरह की आएगी। इसको लगा निकाल के और इसके अंदर फिट करूँगा मैं अडेप्टर में। ये अडेप्टर काफ़ी पावरफुल है, मतलब 4 हार्ड ड्राइव्स हैं और ये भी डिस्क स्टेशन भी है, तो सबको रन करने के लिए काफ़ी पावर चाहिए, इनफ पावर देता है। रीडिंग्स आप इसके ऊपर देख लेना जो भी हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है जो इसके बैक साइड पे है, मैं इसको पावर को यहाँ पर लगाऊंगा अडेप्टर को। तो जैसे ही आप अपने डिवाइस को अपने राउटर से अटैच कर लेंगे उसके बाद सारा सॉफ्टवेयर सेटअप है जो आपको अपने कंप्यूटर से करना है। उसके लिए अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना। वेब ब्राउज़र के अंदर आपको एक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आप उसे अटैच करोगे अपने डिस्क मैनेजर को, अटैच करते ही अपने राउटर के ऊपर, तो उसमें होगा क्या कि लाइट है जो वो ब्लिंक करती रहेगी। तो आपको वेट करना है, 4-5 मिनट लगेंगे जब चारों डिस्क की लाइट आ जाए और वो ग्रीन हो, और जो पावर वाली लाइट है वो भी ब्लिंक ना करे, वो स्टेबल हो जाए। ऐसा होने के बाद ही आप अपना सेटअप स्टार्ट करना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र में जाना, वहाँ पर लिखना find.synology.com। तो ये क्या करता है, इनका वेब असिस्टेंट है जो आपके नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी जो डिवाइसेस कनेक्टेड है साइनोलॉजी के, उनको सर्च करता है और आपको बता देता है कि हाँ ये वाला डिवाइस डिटेक्ट हुआ है, इसका सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अभी इसे ओपन किया है तो अभी ये सर्च कर रहा है। तो जैसे कि इसने सर्च किया, सर्च करने के बाद इसको डिटेक्ट हुआ कि एक डिवाइस अटैच्ड है जो कि आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने इसका जो डिवाइस था इसको कनेक्ट पर क्लिक किया। अब सबसे पहला स्टेप आया, आपको एग्री करना पड़ेगा, जो इनका लाइसेंस एग्रीमेंट है, मैंने नेक्स्ट किया। देन इनकी जो प्राइवेसी स्टेटमेंट है मैंने उसे कंटिन्यू किया। तो जब मैं ये करूँगा तो वेब असिस्टेंट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये स्टार्ट होता है तो सामने पहला स्क्रीन है, सेटअप का ऑप्शन है, सेटअप पे क्लिक करना है आपको। इंस्टॉल द लेटेस्ट DSM डिस्क स्टोरेज मैनेजर, तो आपको डिस्क स्टेशन मैनेजर जो लेटेस्ट है डिस्क स्टेशन मैनेजर है वो डाउनलोड करना है। तो मैंने इंस्टॉल किया, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। तो अभी ये डिस्क स्टेशन मैनेजर इंस्टॉल हो रहा है। बेसिकली जो लेटेस्ट ड्राइव है उसको प्रॉपर फॉर्मेट किया जाएगा। फॉर्मेट करने के बाद जो इसका अपना सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा। इसमें काफ़ी देर लगती है, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं आपको। ये जल्दी भी हो सकता है क्योंकि मेरी 4 ड्राइव्स हैं, इसलिए टोटल जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ कि 10 मिनट के करीब लगता है। जैसे ये सेटअप कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास लिखा आएगा रीस्टार्टिंग योर डिस्क स्टेशन। बेसिकली वो जो मेरा डिस्क स्टेशन है उसे रीस्टार्ट कर रहा है, और जो हार्ड डिस्क्स हैं और जो फॉर्मेट होके आई हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेटेस्ट, वो सब सेटअप हो रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स के बाद ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, और इसके रिफ़्रेश होते ही
फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको जैसे ही 10 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तब ये इंस्टॉल बिल्ट इन पैकेजेस और लॉन्चिंग बिल्ट इन पैकेजेस इस तरह से लिखा आएगा। ये एक्चुअली सब सेटअप ही हो रहा है। तो फाइनली सेटअप मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास लिखा आ गया वेलकम टू DSM नेक्स्ट जनरेशन डाटा मैनेजमेंट बिगिंस हियर। तो स्टार्ट पर क्लिक करना है मुझे। स्टार्ट पर क्लिक करते ही ये मुझसे डिवाइस का नेम, एडमिन अकाउंट जो बनाना है मुझे, उसका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये मुझे डिटेल्स डालनी है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा ये लोडिंग होगा क्योंकि वो जो डाटा मैंने फीड किया है वो सेटअप हो रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन आ गया सिलेक्ट अपडेट ऑप्शन फॉर योर। तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो तो बेटर रहेगा क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी अपडेट्स आती हैं, पैचेस आते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएं, दैट वुड बी बेटर। तो इसके लिए अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा बाकी सारी चीज़ें हैं, सिक्योर साइन इन, साइनोलॉजी अकाउंट अपना बनाओ, वो सब चीज़ें पूछेगा तो मैं क्रिएट ही कर दूँगा इसे। तो अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपना साइनोलॉजी अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो आपके साइनोलॉजी अकाउंट को लिंक कर देगा आपके जो ऑलरेडी ब्राउज़र खुला हुआ था आपके लोकल डिवाइस के साथ। तो बेसिकली वो अभी कनेक्ट कर रहा है, अभी ओपन हो रहा है, इसीलिए मेरे पास लोडिंग लिखा आ रहा है। तो जैसे ही ये हो गया तो अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि अपना जो डिस्क स्टेशन है आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको अपनी क्विक कनेक्ट आईडी बनानी पड़ती है। तो अभी इतना कंफ्यूज मत होना, काफ़ी सारी आईडीज़ हैं, काफ़ी सारे पासवर्ड्स हैं, बस मेनली आप एक है क्विक कनेक्ट आईडी जो कि इसका ध्यान रखना है कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सको, उसके लिए बनानी होती है। तो वो मैं बनाता हूँ। अपना यूज़र नेम डालोगे और क्विक कनेक्ट उसे चेक करेगा कि वो यूज़र नेम अवेलेबल है क्या। अगर वो अवेलेबल है तो आपके पास अभी सक्सेस का नोटिस आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन पर आप मूव कर जाओगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आपकी क्विक कनेक्ट आईडी रेडी हो चुकी है, तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि आपकी क्विक कनेक्ट आईडी आप एक्सेस कैसे करनी है आपको। आप जस्ट ओके पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको कुछ यूज़फुल टूल्स दिख रहे होंगे, आपको एक्टिव इनसाइट्स और बैकिंग अप साइनोलॉजी अकाउंट रेगुलरली ये सब सेटअप करना है कि नहीं। तो मैं जनरली सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट सबमिट करते ही आपको जो स्क्रीन होगी वो लोड होगी। अब नेक्स्ट स्क्रीन लोड होते ही वो कनेक्टिंग दिखा रहा है। कनेक्टिंग मीन्स ये कनेक्ट कर रहा है आपके डिस्क स्टोरेज मैनेजर को, DSM को, और इसने ये कनेक्ट कर दिया। क्रिएट स्टोरेज पूल एंड वॉल्यूम जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये हमारा जो डैशबोर्ड है, इसका लॉगिन करने के बाद वो इस तरह का कुछ खुलेगा डैशबोर्ड। तो अब सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि अपना स्टोरेज पूल बनाइए। स्टोरेज पूल मतलब आपने 4 हार्ड डिस्क बनाई, आप उनको किस तरह से अरेंज करना चाहते हो। जैसे मेरी 4 हार्ड ड्राइव हैं तो 4 टोटल 16 करना चाहते हो, या फिर आप 8 TB रखना चाहते हो, मतलब 2 को बैकअप डिस्क बनाना चाहते हो और 2 जिस पर डाटा स्टोर हो जाए। तो मैं यही करूँगा। रीज़न बीइंग, अगर मान लो किसी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा लूज हो भी जाता है तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मेरा क्या डाटा दूसरी हार्ड डिस्क पे कॉपी है। तो अब देखो, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट टू क्रिएट स्टोरेज पूल एंड वॉल्यूम्स, मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है रेड टाइप। तो अब रेड टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि कौन सा क्या होता है, देखो ये जैसे SHR है, अब इसके अंदर देखो सारा लिखा हुआ है कि रेड 0 क्या होता है और पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है। आपको हर एक पर रेड 0, रेड 10, रेड 5 सबकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि कौन सी क्या लिखा हुआ है। आप उसको ध्यान से पढ़ के अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे केस में मैं अभी SHR2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर ड्राइव फॉल्ट टॉलरेंस 2 है, मतलब कि अगर 2 ड्राइव भी ख़राब हो जाए तो भी डाटा मेरा बैकअप रह सकता है। तो मैं SHR2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो इसने बोला कि एटलीस्ट 4 ड्राइव्स को सिलेक्ट कीजिए जो स्टोरेज पूल बनाना है। तो ये मेरे पास 4 ही ड्राइव अटैच की हुई हैं, तो मैं चारों को सिलेक्ट करके 7.3 TB इसकी कैपेसिटी बनेगी। क्योंकि अगर आप देखो तो हाफ हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ड्राइव टॉलरेंस 2 की हुई थी। तो मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये मुझे इसने पूछा कि स्टोरेज पूल क्या, कुछ भी नहीं करना आपको, सब कुछ हर चीज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वही सब सिलेक्ट करना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हर चीज़ आपको ext4 है, ये BTRFS जो सिस्टम है ये नया लेटेस्ट है, तो आप इसको सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखना है, सिलेक्ट कर देना, फिर अप्लाई कर देना। ऑल द डाटा ये बोल रहा है कि सब इरेज हो जाएगा।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस पर भी कुछ है ही नहीं। और मैंने ओके पर क्लिक किया। बेसिकली अब ये सारी ड्राइव्स को फॉर्मेट करके जो मैंने रेड टाइप सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से सेटअप करके सारी ड्राइव्स को रेडी करके फिर मेरे सामने रख देगा। टोटल 5 मिनट होने के बाद अब ये मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है जिसके अंदर की इसने सब सेटअप कर दिया है। स्टोरेज पूल 1 को ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, बैकग्राउंड में 0.00% ये लिखा आ रहा है। बेसिकली थोड़ी देर लेगा जब ये पूरे पूल को आपके हार्ड ड्राइव्स को बेसिकली आपस में ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अब जब तक वो सेटअप होता है स्टोरेज, तब तक मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि कौन कौन से पैकेजेस हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो और किन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद आप उससे क्या बेनिफिट उठा सकते हो। तो मैं पैकेज सेंटर पर गया। पैकेज सेंटर पर जाने के लिए मुझे टर्म्स को मैंने सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट कर दिया। फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मुझे कौन कौन से पैकेजेस डालने हैं। तो एक्टिव इनसाइट तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाल ही दिया था। एक ऑडियो स्टेशन है, क्लाउड सिंक है जो कि बैकअप वगैरह के काम आता है, तो मैं एक इसको तो इंस्टॉल कर ही लेता हूँ क्लाउड सिंक को। फिर इसके बाद है DHCP सर्वर, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। DNS मुझे नहीं चाहिए। डाउनलोड स्टेशन नहीं चाहिए। एक्सफैट एक्सेस, ये एक्सफैट एक्सेस करता ही है बेसिकली। आप इसके अलावा अपनी जो ड्राइव्स हैं, इसके अलावा भी अपने जो USB 3.0 पोर्ट दिया हुआ था उसके ऊपर अपनी दूसरी ड्राइव्स को, पेन ड्राइव को, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। तो एक्सफैट अगर ये डालोगे तो उससे जो फॉर्मेट है, लेटेस्ट एक्सफैट फॉर्मेट है, उसको भी ड्राइव फाइल को रीड कर पाएगा। ये फाइल मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। ग्लेशियर बैकअप हमें नहीं चाहिए। हाइब्रिड शेयर इसे अपडेट कर देते हैं क्योंकि जो भी पैकेजेस हों उन्हें लेटेस्ट पर ही रखना, अपडेट ही रखना। फिर iTunes सर्वर, वो मैं अभी नहीं लगा रहा। लॉग सेंटर अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा। मीडिया सर्वर ये मैं इंस्टॉल करूँगा बट अभी नहीं, बाद में देखूँगा। फिर इसके अंदर मैं बाकी देखता हूँ कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजेस हैं जो मुझे करने चाहिए, उन्हीं को मैं इंस्टॉल करता हूँ। वीडियो स्टेशन है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। वीडियो स्टेशन मतलब आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो कि अपने इस DSM के अंदर कोई भी मूवी कॉपी करके और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको आप दिखा सकते हो कहीं पर भी वो बैठे हो, तो वो बैठे हुए मूवी आराम से इजीली देख सकते हैं। आपको जस्ट एक लिंक शेयर करना होगा। वेब DAV सर्वर, ये भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास है iTunes का सर्वर है, इसको भी मैं इंस्टॉल कर ही देता हूँ। एडवांस्ड मीडिया एक्सटेंशंस, इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है क्योंकि जो नई फॉर्मेट्स हैं, MKV या इस तरह के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, तो जो लेटेस्ट फॉर्मेट्स हैं उनको भी रीड कर सके वीडियोस के, ऑडियो के, इसीलिए तो ये मीडिया के एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल कर दिया। मीडिया सर्वर है, इसको भी मैं इंस्टॉल करूँगा। मीडिया सर्वर अगेन वही जो मैंने आपको बताया वीडियो स्टेशन के थ्रू, मीडिया सर्वर के थ्रू भी आप अपनी मूवीज़ को प्ले कर सकते हो, तो मैं इसको भी इंस्टॉल करूँगा। साथ ही मैं जाके देखता हूँ कि मेरा जो स्टोरेज पूल है जो ऑप्टिमाइज़ हो रहा था वो अभी चल ही रहा है। उसको अपडेट होने में 2 डेज़ का टाइम दिखा रहा है। बैकग्राउंड पे अपडेट होता ही रहेगा, वो चलता ही रहता है। तो बेसिकली उसे मैं चलने देता हूँ, अभी उसे छेड़ता नहीं हूँ। बाकी चीज़ें मेरी सारी इंस्टॉल हो गई हैं। अब मुझे इंस्टॉल करना है, मतलब इसकी ड्राइव है जो मेरे कंप्यूटर पे आ जाए, तो आपको साइनोलॉजी असिस्टेंट करके एक ऐप होती है इनकी, तो आपको वो साइनोलॉजी असिस्टेंट डालनी है। साइनोलॉजी असिस्टेंट, तो ये साइनोलॉजी असिस्टेंट डालोगे, ये आपके कंप्यूटर पर आपकी जो ड्राइव है उसको सेटअप कर देगा। प्रोडक्ट क्या मेरा DS418, तो मैंने DS418 सिलेक्ट किया। तो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करते ही DSM की वर्जन है ये मेरा सिलेक्ट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ DS मुझे नहीं चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे तो डेस्कटॉप यूटिलिटी चाहिए। तो डेस्कटॉप यूटिलिटीज़ के अंदर देखो मेरे पास आ गया साइनोलॉजी ड्राइव क्लाइंट। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपकी जो ड्राइव है उसको बना देगा। मतलब आपको जैसे माई कंप्यूटर में CDE ड्राइव खोलते हैं, वो इस तरह से आपकी जो ड्राइव है उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, मैप कर देगा बेसिकली। तो ड्राइव को फिर आप ओपन करके अपना डाटा वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें कॉपी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना सेटअप करोगे। बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो दिए हुए हैं, इन्हीं सब को आप अपना सेटअप करोगे और 1 बाय 1 जो भी है चैट क्लाइंट है जैसे, तो आपको चैट्स हैं तो चैट्स आप कर सकते हो। लोग 2 अकाउंट क्रिएट कर देंगे हम अपने डिस्क स्टेशन पर। जब अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे डिस्क स्टेशन पर, और वहाँ पर 2 लोगों का एक चैट सर्वर हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। वही पैकेजेस में जाके इधर चैट सर्वर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप चैट सर्वर इंस्टॉल करोगे तो चैटिंग आप आपस में कर सकते हो उसके थ्रू। जो चैट्स होंगी आपकी वो सारी स्टोर होंगी आपके DSM पर।
तो आपको व्हाट्सएप की तरह कहीं और डाटा स्टोर नहीं होगा, बेसिकली यही आपका सर्वर बन जाएगा। हर तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें हो वो आप सब यही इसी के थ्रू सेटअप कर सकते हो। तो आपको बेसिकली डाउनलोड सेंटर पर जाकर अपना डिवाइस डालकर ये इसके सबके क्लाइंट्स डाउनलोड करने हैं और फिर आपके पास आपके जो है वो आ जाए, तो आपके पास आपका ड्राइव मैप होके आ जाएगा। अब मैप ड्राइव होकर कैसे आएगा, अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये मेरी नेस्ट ड्राइव है, ये मेरी आई हुई है, तो ये नेस्ट ड्राइव इस तरह से आ जाएगी। तो ये आप जो मैप हो जाएगी, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसके कंटेंट्स वगैरह वो सब दिख जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ थोड़ा फ्रूटफुल लगा हो, और अगर आपको इसके बारे में जानना है, DSM के बारे में, या फिर आपको NAS ड्राइव के बारे में कुछ जानना है, या कोई इशू है जो आप फेस कर रहे हो, तो कमेंट ज़रूर कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना करके, एक ट्यूटोरियल बना करके आपके लिए डाल दिया करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसको लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और इफ़ पॉसिबल अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे अपडेट्स फ्यूचर में आपको मिलते रहें। थैंक यू।